नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। थंबनेल पे आप देख ही लिए होंगे कि उस टॉपिक का नाम है सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस का क्या है, जो तुलनात्मक टेबल है उसका हम लोग तुलनात्मक टेबल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तुलनात्मक टेबल या तुलनात्मक सारणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें ये हम क्या कल या परसों के दिन हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वीडियो पूरा फुल रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी। हम लोग सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 L है यहाँ तक हम लोग शायद या 2M तक हम लोग क्या कहते, तो हम क्या करेंगे 2L से रिवाइज कर देंगे ताकि अगर आपको दिक्कत हुई होगी पिछली वीडियो में तो वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है, पिछली बार वीडियो में एक बार लेंथी हो सकती है, हालांकि बारिश की वजह से या लाइट की दिक्कत की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पहले बताया था कि जो सारी चीज़ें चलेंगी और टॉपिक वाइज ही चलेंगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज ही चलेंगी। ठीक है, हम लोग जो पिछली बार देखे थे तो वो हम लोग देखे थे 2M उपखंड तक देखे थे। ठीक है, सब डिविजनल तक देखे थे। सेक्शन 2 जो सेक्शन हमारा है उपखंड सेक्शन 2W तक देखे थे। ठीक है, 2W तक देखे थे, सेक्शन 2W तक। उसके पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। सेक्शन 2S से सेक्शन 2R से लेता हूँ। जो सेक्शन 2R है हमारा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ BNSS, और यहाँ मैं लिखता हूँ इधर CRPC। ठीक है, 1973-2023। देखो जो BNS 2023 हमारा ये आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 लागू हुआ। जो हमारी नई CRPC थी 1973 में ये था। हम इसमें ये कंपेरिजन करके देखने वाले हैं कि जो BNSS 2023 के अंदर सेक्शंस ऐड हुए हैं कुछ नए, वो जो नए ऐड हुए हैं वो तो नए हैं ही, जो पुराने थे वो सेक्शन जो हमारा BNSS में है वो CRPC में कौन सा सेक्शन था, ये चीजें हम जानेंगे। ठीक है, सीधी सीधी अगर हम बात करें तो ये क्लास जो है पूरा है ये होने वाला है तुलनात्मक तालिका पर। ठीक है, मतलब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे सब डिवीजन पे। सब डिवीजन का जो सेक्शन है सेक्शन 2-1W। ठीक है, सेक्शन 2-1W सेक्शन। इसके पहले मैं R का बता देता हूँ। सेक्शन जो R है आप नोट कर लीजिएगा। जो सेक्शन 2-1R है वो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी RST। मैं R सेक्शन 2-1R, ठीक है, S और T। ठीक है, ये देखो सेक्शन 2-1 ये हुआ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 2-1R क्या कहता है, सेक्शन 2-1R ये कहता है कि ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एक पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस थाने का एक भार साधक अधिकारी होगा। जब भार साधक अधिकारी होगा तो वो क्या करेगा, किसी स्थान पे होगा। तो सेक्शन 2S जो है ये स्थान के बारे में बात करता है, पहले प्लेस के बारे में बात करता है। किसी स्थान पे होगा तो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा क्या, रिपोर्ट लिखने का काम होगा। तो सेक्शन 2-1T में जो किया गया ये रिपोर्ट के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है। और 2-1R जो है ये क्या करता है, भार साधक अधिकारी के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो। ये जो सेक्शन CRPC में था ये वो सेक्शन था OPQ। ठीक है ना, सेक्शन OP एक सेकेंड, हाँ सेक्शन OPQ नहीं था, OPR है। ठीक है, सेक्शन OPR। ये जो R में भार साधक अधिकारी है ये क्या था, ये सेक्शन था हमारा सेक्शन O में था। सेक्शन CRPC सेक्शन 2O में था। ये जो सेक्शन 2-1 जो पहले स्थान की बात करता है ये सेक्शन हमारा था सेक्शन P में था, सेक्शन 2P में था। और ये जो रिपोर्ट की बात करता है ये था सेक्शन R में, 2R में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, तो पिछली क्लास में हम लोग रिवाइज भी किए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके कि जो सेक्शन 2-1
W है, हम लोग क्या करेंगे W से बात करेंगे, और W से ही हम लोगों को स्टार्ट करना था। सेक्शन 21W क्या कहता है, सब डिवीजन यानी उपखंड के बारे में बात करता है, WXY, ठीक है। सेक्शन W ठीक है, सेक्शन 21W और फिर सेक्शन हो जाएगा 21W/X, फिर हो जाएगा सेक्शन 21Y, ठीक है। ये सेक्शन 21W ठीक है। सेक्शन 21W क्या करता है, सब डिवीजन की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 21W क्या करता है, उपखंड की बात करता है, उपखंड यानी सब डिवीजन की बात करता है। और सेक्शन 21X जो है क्या, वो समन मामला की बात करता है। समन मामला क्या है, समन मामला की बात करता है। 21X समन की बात करता है। समन क्या है और सम्मन, देखो एक चीज होता है समन और एक होता है सम्मन, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये सम्मन और समन में क्या अंतर है, ठीक है। ये इसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट बना दूंगा, जिस तरह से मैं आपका संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध का वीडियो बनाया था ना पिछली बार, और जो हमारा था कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसका सेक्शन आप लिख के दीजिए कि सेक्शन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध, उसका कौन सा सेक्शन है BNSS के अंदर, और असंज्ञेय अपराध है उसका कौन सा सेक्शन है BNSS के अंदर। और आप ये भी हमको लिख के दीजिएगा साथ में कि CRPC में वो कौन से सेक्शन में था, ठीक है। ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर लिखेंगे, इससे क्या होगा पता चलेगा कि आप लोग कितना चीजें नोट कर रहे हैं, कितना चीजें नोट नहीं कर रहे हैं। देखिए नोट नहीं करेंगे तो मुश्किल है, थोड़ा सा आपको नोट करके एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। जो सेक्शन 21X है ये हमारा समन मामले की बात करता है। सेक्शन 21Y जो क्या विक्टिम की बात करता है, पीड़ित की बात करता है, क्या पीड़ित की बात करता है। अब देखते होंगे पेपर वगैरह में लिख के देता होगा कि पीड़ित के परिवार को ये मिला, पीड़ित के परिवार को मिला, ठीक है। एक होता है विक्टिम, एक होता है विक्टिम, एक होता है विटनेस। ध्यान रखिएगा थोड़ा चीजों को, आप लोग थोड़ा सा बेटर वे में समझेंगे तभी, जब आप थोड़ा सा ध्यान से। एक होता है विक्टिम और एक होता है विटनेस। ये विक्टिम जो होता है ये होता है पीड़ित, और जो विटनेस होता है ये होता है गवाह, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, उसके बारे में बताते जाइए। 2XY हो गया और ये हो गया 2WXY हो गया, ठीक है, WXY हो गया। अब हम जानेंगे ये जो CRPC में था, CRPC में कौन सी जगह था ये। CRPC में अगर हम इसकी बात करें तो सब डिवीजन जो था वो सेक्शन 2V में था, ठीक है, सेक्शन 2V में था, और सेक्शन W में था, और सेक्शन WA, ठीक है, सेक्शन WA विक्टिम। देखिए जो समन रिपोर्ट का मामला था वो था सेक्शन 2W में। अभी 2W में क्या आ गया, उपखंड आ गया। जो सेक्शन 21Y था वो सेक्शन किसमें था, WA, ठीक है, सेक्शन 2WA में था, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन 21W था यानी उपखंड की बात करता था, ये CRPC में सेक्शन 2V में था। आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। W के बाद हमारा है Y तक हो गया। अब हम बात करेंगे Z की, सेक्शन 21Z, ठीक है, सेक्शन 21Z, सेक्शन 21Z, ठीक है, सेक्शन 21Z, ठीक है, सेक्शन 21Z, सेक्शन 21Z, ठीक है। ये क्या करता है, सेक्शन 21Z जो है ये वारंट केस, यानी वारंट केस क्या है, वारंट क्या है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा कि वारंट क्या होता है। वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है, जारी करने के बाद वो वारंट किसको दिया जाता है, उस वारंट के अगेंस्ट पुलिस क्या क्या एक्शंस ले सकती है, ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो में बनाया हूँ। हालांकि मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वारंट के बारे में विश्लेषण उसका कर दूंगा, लेकिन आप लोग इस चीज को जानिए, जो संज्ञेय अपराध है, जो संज्ञेय अपराध होता है, और एक होता है असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, ठीक है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध का जो डिफरेंस है वो चीजें मैं बता चुका हूँ। ये किस सेक्शन में है और ये किस सेक्शन में, इसका कमेंट बॉक्स आपको लिख के देना है। वारंट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वारंट क्या होता है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
वारंट, नहीं लोग बोलते हैं कि इसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी कौन करता है ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। वारंट केस के बारे में बात करता है सेक्शन 21Z, ठीक है। वारंट केस के बारे में बात करता है। और ये जो सेक्शन था 2X में था, सेक्शन 2X में था सीआरपीसी के अंदर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 21 जो था हमारा, ये यहीं पे खत्म होता है। सेक्शन 121 जो था हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कुछ नहीं, बस एक लाइन में है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है। देखिए उसमें क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसमें दिए गए हैं लेकिन उनकी कोई डिफिनेशंस नहीं दी गई है, ठीक है। सेक्शन 2 क्या करता है, उन्हीं शब्दों के बारे में बताता है कि सेक्शन 2 ये क्या करता है, उन मामलों को ही बताता है। सेक्शन 2 जो है वो उन मामलों को, यानी उन पदों के और उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं, यानी इसमें वो शब्द डाला तो गया है लेकिन उसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, उसके बारे में सेक्शन 2 हमें डिफाइन करता है। और जो ये पिछले सेक्शंस में था वो हमारा था सेक्शन 2Y में दिया गया। सीआरपीसी के अंदर अगर जाएंगे हम तो सेक्शन 2Y के अंदर ये दिया गया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। देखिए होता क्या है, सेक्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसको कठिन बना देते हैं। कठिन कैसे बना लेते हैं, हमें ये लगता है कि सेक्शन तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, पहली चीज। फिर हमें लगता है कि कानून बहुत लंबा चौड़ा है, कानून को हमको पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार दो बार, तो सारी चीज़ें बेटर वे में बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, ठीक है। सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 इसमें कोई 9 तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे था वैसे है। पिछली बार पिछले सीआरपीसी में जहाँ पे था वहाँ वहीं पे ये भी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो सेक्शन 3 है वो कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना, निर्देशों का अर्थ लगाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। निर्देशों का अर्थ लगाना। मैं एक एक सेक्शन लिखता चलूंगा, आप जो मान के चलिए मैं सेक्शन 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक कोई चेंजेस नहीं है। 20 तक जो 20 का थोड़ा सा चेंज है, नहीं 19 का 25 में आया है, 18 का 24 में, 17 का 23 में था। सेक्शंस क्या आप पीछे से आगे किए गए हैं, ठीक है। 12, 10 का 12 में हुआ है, 9 का 11 में हुआ है, 5, 6, 7 3 चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैं सेक्शंस लिख देता हूँ। सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 ये बात करता है निर्देशों का, ठीक है, निर्देशों का अर्थ लगाना। सीआरपीसी में भी एक हिस्से में था, सेक्शन 3 में ही था, ठीक है। निर्देशों का अर्थ लगाना ये सीआरपीसी में भी क्या था, सेक्शन 3 में ही था। सेक्शन 4 की बात करेंगे हम तो सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन में भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य विधियों के विधीन अपराधों का विचारण, विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, ठीक है। ये क्या था, सेक्शन 4 में था। भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य विधियों, देखो विधि का मतलब क्या होता है, लॉज जो होता है ना, लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, विधि, ठीक है। ये होता है विधि, तो ये आप समझ जाइएगा। लॉ विधि जो है, ये विधि वाला विधि मत समझिएगा आप लोग वो, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य विधियों के अधीन जो अपराधों का विचारण किया गया है वो सेक्शन 4 में किया गया था।
और सेक्शन 4 में ये जो इसमें था सेक्शन 4 में था, कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें, ठीक है। 4 में यहाँ भी था, 4 में यहाँ भी है। सेक्शन 5 में क्या है, आवृत्ति के बारे में बात किया गया है। सेक्शन यहाँ पे भी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सेक्शन 5 में यहाँ भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 5 क्या है, आवृत्ति, इसका मतलब सेविंग, ठीक है। ये सेक्शन 5 में यहाँ भी था, ठीक है। सेक्शन 5 में यहाँ भी था, सेक्शन 5 में यहाँ भी था, सेक्शन 5 में यहाँ भी था, कोई चेंजेस मीन्स नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अगर नहीं लिए हैं थोड़ा सा बैक करके ले लीजिए, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इसको बाद सेक्शन 20 तक कवर ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, सेक्शन 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 20-20 धारा हम लोग पढ़ते चलेंगे। हम लोग एक साथ ही 100 धारा या 100-150 धारा के बारे में अगर बात करेंगे तो मुझे, हाँ लास्ट में मैं एक वीडियो जरूर ऐसा बना दूंगा रिपीटेड के लिए, आप लोगों के रिवाइज के लिए, जो 1 से 1.5 घंटा में क्या करे, सारे सेक्शंस को कवर करे। मीन्स जो भी हमारा 51 सेक्शन है, 531, जो भी हमारे ये सेक्शंस हैं, ये जो जितने भी अध्याय में बटे हुए हैं, तो अध्यायवार मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, एक लिस्ट बना के आप तक एक बेटर वे में पहुंचाऊंगा कि आप लोग क्या करिए, एक ही वीडियो के माध्यम से सारे सेक्शन को आप याद करिए। आपके एग्जाम के माध्यम से, आपके एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं, हालांकि सेक्शन तो कहीं से भी पूछ देता है, ठीक है। तो उस चीजों को मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना के या एक नोट्स बना के एक ही वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सेक्शन 5 में था क्या, आवृत्ति यानी सेविंग के बारे में बात किया गया था, सेक्शन 5 में ही है। सेक्शन 6-7, ठीक है, 6-7 में क्या था, दंड न्यायालयों के वर्ग, ठीक है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 प्रखंड, प्रादेशिक खंड, ठीक है, प्रादेशिक खंड। और ये क्या कहता है, दंड न्यायालयों के वर्ग, दंड न्यायालयों के वर्ग। इसको ऐसे समझिए, 6 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सेक्शन 6 बीएनएसएस के अंदर भी है और सेक्शन 7 बीएनएसएस के अंदर भी है। ये सारी चीजें सीआरपीसी में भी सेम जगह थी, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें। पहले सेक्शन 6 में ये था और आज भी यही है। सेक्शन 7 में पहले प्रादेशिक खंड था, आज भी यही है, ठीक है। प्रादेशिक क्या है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, दंड के न्यायालयों के वर्ग मतलब क्लास ऑफ कोर्ट्स, इसके बारे में यहाँ पे परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। सेक्शन 8 जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले क्या था, सेक्शन 8 में था, वो सेक्शन 9 में था, उसको 8 में कर दिया गया है, ठीक है। सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, सेक्शन 8 और ये हो जाएगा सेक्शन 9, फिर हो जाएगा आपका सेक्शन 10। तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तीनों को एक साथ हम लिख लेते हैं पहले। सेक्शन 8 में का सेशन न्यायालय, ठीक है, सेशन न्यायालय, ठीक है। सेक्शन 9 में क्या था, सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अध्ययन, न्यायिक मजिस्ट्रेटों न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है। और जो चौथा था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और क्या है, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये क्या था, सेक्शन 10 में था, ठीक है। ये हो गया है सेक्शन 8 था, ये था सेक्शन 9 में, और 9 था ये सेक्शन 10 में था, ठीक है। 10 में नहीं 11 में था, सॉरी 11 में था, ठीक है, 11 में था, और ये था सेक्शन 12 में। अब हम बात करते हैं
जो सेक्शन 8 है ये हमारा सेशन न्यायालय की बात करता है। सेशन न्यायालय क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको भी पता चले कि सेशन न्यायालय क्या होता है। हमको आइडिया नहीं सेशन न्यायालय क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्या है सेशन 9 न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो मजिस्ट्रेट तो शब्द आया यहाँ भी आया, मजिस्ट्रेट शब्द यहाँ भी आया, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या, अभी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में हम लोग बात कर रहे थे। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के ही जरिए हम लोग क्या वारंट के बारे में बात कर रहे थे। वारंट जो होता है वो कौन जारी करता है, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया जाता है। एक चीज आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे मिल गया कि जो वारंट जारी होता है भाई वो तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया जाता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी करके किसको दिया जाता है, पुलिस को दिया जाता है। ये है वारंट खिलाफ व्यक्ति के नाम की, उसकी गिरफ्तार करो, उसको होता क्या है, कभी कभी देखते हो वारंट, बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये चीज मैं आपको बताया कि पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको मीन्स मेरा ये है कि जिस भी अभी क्या नया जो कानून लागू हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि मतलब अगर शंका के, शक के दायरे में अगर संदेह हो रहा है पुलिस को कि ये भी फला व्यक्ति अपराधी हो सकता है तो उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। अभी पुलिस को थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा दिया गया है, हालांकि बेटर है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब वारंट जारी होता है तो वारंट जारी मजिस्ट्रेट करता है, मजिस्ट्रेट वारंट जारी करके देता है किसको, पुलिस को, और पुलिस क्या करता है उस वारंट के माध्यम से उस जिस व्यक्ति के नाम से वारंट है उसको गिरफ्तार कर लाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वारंट भी क्लियर हो गया होगा। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस क्या करती है, बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध क्या है, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बस इतना सा मामला है, इतना साफ समझिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की न्यायालय सेक्शन 9 में है अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले था सेक्शन 11 में। अभी जो सेक्शन 10 है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, जो कि पहले सेक्शन 12 में था। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। गला दर्द कर रहा है यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी भी तो उससे हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन आप तक जो पहुंचाना है उसको तो पहुंचा के ही रहेंगे किसी भी हाल। आपको दिक्कत नहीं होने देंगे इस कानून से रिलेटेड। जो सीआरपीसी में नए चेंजेस हुए आपको एक पैसे की तकलीफ नहीं आएगी। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 तक हम लोग देख लिए। अब चलेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13, ठीक है। हम दो 3 सेक्शन एक साथ लेके चलेंगे ताकि चीजें थोड़ा सा जल्दी कवर हो। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी कवर हो, ठीक है। सेक्शन 11 क्या है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 13 हमारा क्या कहता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थ होना, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, अधीनस्थ नहीं अधीनस्थ है, ठीक है, अधीनस्थ होना, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 12, सेक्शन 11 और सेक्शन 13। ये जो पहले दिया हुआ था हमारा सेक्शन 11 जो था वो सेक्शन किस में था, सेक्शन 13 में था, सेक्शन 13 में था। ये हमारा सेक्शन 14 में था और ये हमारा जो सेक्शन 13 है सेक्शन 15 में था, ठीक है। 13, 14, 15, ठीक है। न्यायिक, अब देखो क्या करता है सेक्शन 11 जो कहता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में डिफाइन करता है। सेक्शन 11 बीएनएसएस के अंदर, क्लियर, बीएनएसएस के अंदर ही एक समझते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है बीएनएसएस 2023। सीआरपीसी में ये कौन सा सेक्शन था, सीआरपीसी में था सेक्शन 13। अभी कौन सा हो गया, सेक्शन 11 हो गया, यानी 2 अंक पीछे आया हो, ठीक है। दूसरा हमारा ये सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमारा क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, उनके स्थान की कोई अधिकारिता होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बारे में क्या करता है, बात करता है सेक्शन 12। ये सीआरपीसी में कहाँ पे था, सेक्शन 14 में था, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उनको अधीनस्थ होना या स्पेशल लोकल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ना, ठीक है। ये सेक्शन 13 जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ये था सेक्शन 15 में था। आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 तक हो गया हमारा, ठीक। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 तक हुआ है, सॉरी 11, 12, 13 तक हुआ है। सेक्शन न्यायिक मजिस्ट्रेटों का 13 तक हुआ है। अब सेक्शन 14, 15, 16, सेक्शन 14, 15, 16 की बात करेंगे। सेक्शन 14, 15, 16 में क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 14, 15, 16, सेक्शन 14, 15, 16, सेक्शन 14, 15, 16, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ अधिकारी का, ठीक है। देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नहीं सॉरी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ना, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये हो जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधीनस्थता अधिकारिता, ये हो जाएगा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेक्शन 16 में हो जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, ठीक है। मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, ठीक है। चलिए ये था 20, 21, 22, ठीक है। ये हो गया 20, 21, 22। देखिए अब बात करेंगे जो सेक्शन 14 है हमारा, वो ये कहता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में डिफाइन करता है सेक्शन 14। अभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है, देखिए सारी चीजें मैं पहले ही बता देता हूँ, दिया हूँ आपको कि हमारा एक कॉम्पिटिटिव टेबल है। कॉम्पिटिटिव टेबल में क्या है, तुलनात्मक सारणी है, तुलनात्मक सारणी है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, केवल ये जानेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, अभी बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि बीच में आप ये क्वेश्चन हमसे मत कर दीजिएगा सर इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग बताइए। सबका मीनिंग मैं A to Z बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव टेबल है, तुलनात्मक सारणी है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि सेक्शन जो BNSS के अंदर, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, सेक्शन BNSS के अंदर जो है वो CRPC में कौन सी जगह थे और BNSS के अंदर कौन से नए ऐड हुए, बस इसका मतलब सिर्फ इतना है। अभी आप इसको समझिए, मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ये कौन होता है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता है इसका मतलब क्या होता है। सारी चीजें मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा या जैसे ही हमारा कॉम्पिटिटिव टेबल का वीडियो क्लियर हो जाएगा, ये सारा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। हम जो नया स्टार्ट करेंगे, जो नया अध्ययन हम लोग करेंगे, इसके शेड्यूल वाइज करेंगे, जो हम लोग जो शेड्यूल वाइज जब करेंगे, जो अध्याय वाइज हम करेंगे, एक एक अध्याय का एक एक सेक्शन का जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, उसमें हम बेटर वे से जानेंगे कि आखिर जो हमारा ये सारी चीजें एक एक शब्द का मीनिंग क्या होता है। अभी आप लोग ये क्वेश्चन हमसे मत करिए कि इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर इसका एक एक का मतलब बताते चलूंगा तो ये मान के चलिए बहुत समय लग जाएगा, मीन्स ये टॉपिक भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, काफी टाइम लगेगा। अभी आप केवल एक टेबल बना लीजिए कि दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। बार बार मेरा चिल्लाने का मतलब यही है आप लोगों को, ठीक है। बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, तो कमेंट में देता हूँ, लड़के लिख देते हैं सर इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए, उसका मतलब बताएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा। अभी हम लोग क्या सारी जो तुलना करेंगे इसका, दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग देखेंगे, ध्यान है आपको, ठीक। सेक्शन 14 क्या करता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। वहीं पे जो CRPC में हमारा सेक्शन था, सेक्शन 20 में था, यहाँ पे कहाँ पे आ गया है, 14 में आ गया है। सेक्शन 15 हमारा क्या करता है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करता है। ये सेक्शन CRPC में कहाँ पे था, CRPC में सेक्शन 21 में था, ठीक है।
दूसरा हमारा सेक्शन 16 जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, इसके पहले मैं आपको बता न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय अधिकार का जो सेक्शन 12 में था वो सेक्शन 14 में हुआ है, ये चीज मैं बताया अभी। वही सेम चीज कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में सेक्शन 16 में बात किया गया है। उसके अलावा जो ये था सीआरपीसी के अंदर था, ये हमारे सेक्शन 22 में था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत चीजें बातें हैं यार आप लोग। मैं ये सोचता हूं कि आपको ये जो सारणी टेबल है ये आपको एक बेटर वे में मिल जाए ताकि आपको बीएनएसएस और सीआरपीसी का ये अंदाजा लग जाए। बस मेरा ये मानना है। हम इसके बारे में ऑपरेशन करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं आप? अब तो स्टार्ट ही है सब। हम इसके बारे में ऑपरेशन करेंगे और बहुत बेटर तरीके से ऑपरेशन करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा एकदम आपकी भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। आपकी भाषा में मीन्स आपकी लोकल लैंग्वेज में नहीं, बोलेंगे तो भी बोल दूंगा, लोकल लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। आपकी भाषा मतलब आप जैसे समझ सकते हैं उस हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपका डीएम के बारे में, आपके जो मजिस्ट्रेट हैं, आपके मुख्य न्यायाधीश भी है, जो जिला जज हैं, जो तहसीलदार हैं, इन सब के बारे में ऐसे ऐसे हम बात करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक हो गए? 16 तक हो गए, ठीक है। लैपटॉप का भी मामला थोड़ा सा ठीक है, हो गया हमारा 16 तक। अब हमारा आता है 17, 18, 19 और 20। मैं तीनों को सबको एक साथ ही लिख देता हूं। सेक्शन 17, 18, 19 और 20, ठीक है। सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं अभी इधर हो जाऊंगा, आपको जो बताऊंगा तो सारी चीजें पहले मुझे नोट कर लेने दीजिए इसको। सेक्शन 18, 19 और 20। 17, 18, 19। 17 में क्या? कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का स्थान अधीनस्थ होना, ठीक है। देखो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अभी बताए थे हम लोग। इस तरह के न्यायिक, अभी क्या न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी अधीनस्थ होना, उसको उसको भी हम लोग बात किए थे, जो सेक्शन 13 में था। अभी इसके अधिकारिता के बारे में बात के लिए, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो, उसके अधिकारिता के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ठीक है। 18 बात करता है लोक अभियोजक की। 18 क्या बात करता है हमारा? लोक अभियोजक की बात करता है। 19 जो है क्या हमारा बात करता है? सहायक लोक अभियोजक, ठीक है। सहायक लोक अभियोजक की बात करता है सेक्शन 19। और सेक्शन 20 क्या बात करता है? निदेशालय। कौन सा निदेशालय? अभियोजन निदेशालय, सॉरी, अभियोजन निदेशालय। यहां तक हो गया, ठीक है। अभियोजन निदेशालय, ठीक है। ये यहां तक आपका हो गया। ये सेक्शन 23, ठीक है। देखिए सेक्शन क्या है हमारा है, मैं इधर से आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये क्या है? सेक्शन उल्टा पड़ रहा है यार हाथ से, ठीक है। मैं इधर से समझाने का प्रयास करता हूँ। सेक्शन 17 जो हमारा क्या बात करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। इसके पहले हम आपको बताए थे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो स्थानीय अधिकारिता है वो सेक्शन क्या बताया था? 12 में बताया गया था, सॉरी 12 में बताया गया था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन 16 में बताया, ठीक है। सेक्शन 16 जो बात करता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का स्थानीय होने की बात करता है। लेकिन सेक्शन 17 जो हमारा बात करता है, ये बात करता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 17। सेक्शन 18 जो हमारा बात करता है, एक करके चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 17 हो गया। ये जो बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 17 में है, ये सीआरपीसी में किस में था? सेक्शन 23 में था, ठीक है। सेक्शन किस में था? 23 में था। यही पे सेक्शन 18 जो हमारा है क्या? लोक अभियोजक की बात करता है, ठीक है। लोक अभियोजक की बात करता है सेक्शन 18, लोक अभियोजक की बात करता है बीएनएसएस के अंदर। सेक्शन 19 क्या करता है हमारा? सहायक लोक अभियोजक की बात करता है सेक्शन बीएनएस के अंदर। और सेक्शन 20 जो हमारा अभियोजन निदेशालय की बात करता है, ठीक है।
अभियोजन निदेशालय की बात करता है, ठीक है। सेक्शन जो 20 है वो अभियोजन निदेशालय की बात करता है। अच्छा, ये जो सीआरपीसी में था, ये सीआरपीसी में था हमारा सेक्शन 23 हो गया, सेक्शन 24 हो गया, और जो सेक्शन 19 था हमारा, देखिए ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, सेक्शन 24 के बाद सेक्शन 25 हो जाएगा, और सेक्शन 20 जो था हमारा ये हो जाएगा आपका सेक्शन 25 क, यानी सेक्शन 25 सॉरी ए है, डब्ल्यू का है, ए है, ठीक है, ए है, ठीक है, ए है, ठीक है, सेक्शन 25 ए है, इसको आप का भी लिख सकते हैं, सेक्शन 25 का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, और सेक्शन 20 तक हम लोग आज क्या किए, फाइनली कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 17 जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होने के बारे में बात करता है बीएनएसएस के अंदर। यही सेक्शन सीआरपीसी में सेक्शन 23 में था। सेक्शन 18 लोक अभियोजक की बात करता है, यही सेक्शन सीआरपीसी में सेक्शन 24 में था। सेक्शन 19 सहायक लोक अभियोजक की बात करता है, ये सेक्शन जो है सीआरपीसी में 25 यानी 25 में था। और सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 है हमारा अभियोजन निदेशालय के बारे में बात करता है। अभियोजन निदेशालय के बारे में बात करता है। ये सेक्शन हमारा जो सीआरपीसी के अंदर था वो था सेक्शन 25A अर्थात 25 का। आई होप आपको ये वीडियो बेटर वे में समझ में आ गई होगी। देखिए समझना थोड़ा सा, अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से आप समझेंगे, देखो मेरा क्या कहना है, अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से चीजों को समझते हैं तो आपको समझने में आसानी है। मीन्स क्या है, एक बार इसको आप नोट कर लिए, दोबारा इसको क्या करिए आप नोट करने के बाद एक बार दो बार, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे रिपीट करके 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और जो चेंज हुआ है वो भी थोड़ा सा 1-2 सेक्शन आगे पीछे हुआ है। आप यहाँ देखे ही होंगे, जैसे ये सेक्शन 17 में था पहले, अभी सेक्शन 17 में है, सेक्शन 23 में था, सेक्शन 18 में था है, और ये सेक्शन 24 में था, सेक्शन 25 में था, और प्रेजेंट टाइम में 19 में है, और ये 25 ये है। तो इस सीरियल वे में, एक सीरियल वे में, सीरियल वाइज जब आप समझेंगे सारी चीजों को, मेरी समझ में ये सारी चीजें आपको बेटर वे में और आसानी से समझ में आ जाएगी। ज्यादा उतना घबराने की जरूरत नहीं कि आप क्या करें, सीआरपीसी का बीएनएसएस आ गया, सीआरपीसी चेंज हो गया, मीन्स कुछ भी उतना चेंज नहीं हुआ विशेष, लेकिन जो चेंज हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो नए एग्जाम सभी पुलिस का एग्जाम आपका होने वाला 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22-23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब उसमें क्या है कि आप पता चला कि सेक्शन जो है नया वाला उठा के पूछ दिया कि सेक्शन 2A में, सेक्शन 21A में क्या दिया हुआ है। अब तो कंफ्यूज हो जाएगा सेक्शन 21A में क्या दिया हुआ है, क्योंकि सेक्शन 21A जो है ये चेंज हुआ है, सेक्शन 21 चेंज होकर जो है अब बदला है, पहले ये था नहीं। और इसमें बात क्या किया गया है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के बारे में बात कर गया है। सेक्शन 21D के बारे में बात कर देगा तो बेल बॉन्ड के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 21B की बात करेगा तो बेल की बात किया गया है। सेक्शन 21B के बारे में बात कर देगा तो उसमें क्या पुलिस प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें है, सम्मन केस, ये सारी चीजें क्या है पूछ सकता है। मैं तो कहूँगा सेक्शन 21 जो है वो A से लेके Z तक आप लोग बेटर तरीके से भाई याद कर लीजिए। मतलब कि ये मान चलिए कि 100% पूछने के चांस है। सेक्शन चेंज हुआ है तो पूछ सकता है और पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारा चीजें क्लियर होगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 21 से, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम जो स्टार्ट करेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 21 से स्टार्ट करेंगे और इसको जहां तक लेके चल सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 100 तक क्लियर कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो मेरा उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा अपराधों का पालन, ठीक है, बहुत कुछ है नहीं। सेक्शन 1 से लेके उम्मीद रहेगी कि 40 तक, या तो कम से कम इसको 50 तक हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि अगर इस चले तो 1-2 दिन में क्या करे आपका ये सारा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, मस्ती करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए मस्ती में, और विधि के बारे में जानकारी भी रखते रहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, जानकारी ही आपको जागरूक बनाएगी। अगर आपको जानकारी है तो आप जागरूक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। अगर आपको जानकारी किसी चीज की नहीं है तो आप वहां दबे के दबे रह जाएंगे। तो आपके लिए जानकारी ही आपके लिए क्या है, मैं सीधे कहता हूँ जानकारी ही जागरूकता है। साइबर अपराध भी बहुत सारे हो रहे हैं, साइबर अपराध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि साइबर अपराध है कौन से सेक्शन में है, ठीक। उसके साइबर अपराध उसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल्स में। और साइबर अपराध में तो मेनली आप लोग समझ लीजिए कि आपको कम से कम जानकारी जरूरी है। अगर आप एंड्रॉयड फोन या iOS या माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन जो भी यूज कर रहे हो, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जो भी अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए साइबर अपराध से अगर बचना है तो ये मान के चलिए कि आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है उसके बारे में। अदरवाइज कहीं भी थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ, पता चला कि अकाउंट साफ, चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक, ठीक है। काउंसनेबल ऑफेंस ये सारी चीजें तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। सीआरपीसी सेक्शन 2C में था, ये सारी चीजें कवर हो गई है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए, यूपी पुलिस का एग्जाम सिटी का लिंक आ गया है भाई, ठीक है। आप जैसे भी जाते हैं उसके जो यूपी PPRB यानी उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है पुलिस की, उस पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि आपका एग्जाम सिटी कहाँ है। शायद अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन वहां दे दिएगा कि लिंक एक्टिवेट सून, मतलब जल्द ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा, मतलब आज और कल में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप जाके वहां से अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम सिटी है वो कौन से जिले में आपका एग्जाम है। अभी आपको सिर्फ इतना ही दिखाएगा कि आपका एग्जाम कौन से शहर में है, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए कि एग्जाम सिटी का जो लिंक था वो जल्दी आने वाला है, ठीक है। आजकल में आ जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब आगे वीडियो में, तब तक टाटा, गुड नाइट, गुड बाय।